3 गुस्सैल नंद की एक काली विधवा भाभी। कीर्ति, काव्या और नित्या बैंक्वेट हॉल के सोफे पर बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया ने इस काली कलौटी लड़की में क्या देखा है जो इसे शादी कर रहे हैं। यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही। पता नहीं भैया ने इस फ्यूज बॉक्स में क्या देखा है। काव्या ऐसा कह ही रही थी कि तभी शादी में आया हुआ उनका दोस्त मुकुल गुनगुनाता है, जोर का झटका हाय जोरों से लगा है लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, ये उदासी जान की प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। मुकुल के बच्चे, ये गाना बंद कर वरना हमारी सैंडल ना तेरे सर पर गिरेगी। अरे गिर तो तुम्हारा भाई गया तुम्हारी काली भाभी के प्यार में। अपने को क्या है, अपने को खाना है और जाना है। मुकुल काव्या, कीर्ति और नित्या को चढ़ाकर खाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद विधि विधान और 7 फेरों के साथ राजीव और मेघा की शादी हो जाती है और सभी घर चले आते हैं। घर आकर तीनों बहनें अधूरे मन से मेघा का गृह प्रवेश कराती हैं। अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ भाभी। अपनी नंद की बातों में झलकते गुस्से को देखकर मेघा का मन उदास हो जाता है, जिसके बाद राजीव उसे अकेले में समझाता है। मेघा, तुम मेरी बहनों की किसी बातों का बुरा मत मानना। माँ के चले जाने के बाद मैंने उन्हें अकेले पाला पोसा है, इसलिए वो थोड़ी गुस्सैल और जरा जिद्दी हैं। राजीव, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ननद को कभी नाराजगी का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन मेघा जल्दी उठकर अपने तीनों नंद के लिए नाश्ता बनाती है। कीर्ति, काव्या, नित्या, खाना कैसा बना है? इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाया जो खुद को 7 स्टार होटल का शेफ समझ रही हो। अब हमारे सर पर खड़ी क्या हो? जाओ जाकर हमारा कमरा ठीक करो, और हाँ, हमारे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें धोना मत भूलना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेघा अपनी तीनों नंद का दिल जीतने के लिए उनकी हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती। मेघा के इतना सब करने के बावजूद भी उसकी तीनों नंद उसे कभी प्यार से बात नहीं करती। गुजरते समय के साथ मेघा प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर ऐसे भी तीनों घमंडी ननद मेघा का जरा भी ख्याल नहीं रखती, बल्कि उसे घर का सारा काम कराती। थोड़े दिनों में मेघा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अपने बच्चे को गोदी में लेकर राजीव अपनी बहन के पास आकर बोलता है, अरे देखो 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 मेरी प्यारी बहना, तुम तीनों बुआ बन गई। ये लो। प्लीज राजीव भैया, इसे हमसे दूर ही रखो। ये बच्चा बिल्कुल हमारी काली भाभी पर गया है। कीर्ति, काव्या, चलो घर चलते हैं। इस तरह तीनों गोरी घमंडी बहनें घर चली जाती हैं। 2 दिन बाद राजीव मेघा और अपने बच्चे को घर लाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इस बीच मेघा एक बार फिर गर्भवती होती है और एक दिन घर लौटते वक्त राजीव की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। राजीव की मौत के बाद उसकी तीनों घमंडी बहनों का गुस्सा अपनी काली भाभी पर और भी ज्यादा भड़क उठता है और तीनों गोरी घमंडी नंद अपनी काली गर्भवती भाभी के बाल खींचकर उस पर अत्याचार करती हैं। इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से आज हमने हमारे भैया को खो दिया। खा गई ना तू हमारे भैया को, पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। काव्या, कीर्ति, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। जो दर्द तूने हम तीनों को दिया है, उसके बदले में तुझे भी दर्द मिलना ही चाहिए। अब हम तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने देंगे। हम कहते हैं निकल जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए तीनों गोरी घमंडी नंद बेचारी काली भाभी को उसके बच्चे के साथ घसीटकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं, जिसके बाद मेघा रोते हुए कहती है, नित्या, काव्या, कीर्ति, दरवाजा खोलो। अपनी भाभी के साथ ऐसा मत करो, कम से कम मुन्ना पर तो तरस खाओ। अरे तुम दोनों इसकी आवाज मत सुनो। मैं तो कहती हूँ हम तीनों अपने कमरे में चलते हैं, जहाँ हमारी इस काली कलौटी बहू की आवाज हमारे कानों में न आए। बेचारी मेघा सारी रात भूखी प्यासी वहीं बैठी रहती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और मेघा और उसका बच्चा भीगने लगते हैं। नित्या, कीर्ति, काव्या, दरवाजा खोलो, बाहर बारिश हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इसके बाद मेघा अपने आंचल से बच्चे को ढक देती है, मगर बारिश में भीगते रहने के कारण लाचार काली भाभी का शरीर ठंडा पड़ जाता है और मेघा बेहोश हो जाती है। तभी उसका बच्चा जोर जोर से बिलखने लगता है, जिसकी आवाज से तीनों घमंडी गुस्सैल नंद की नींद टूट जाती है। ये किसका बच्चा रो रहा है? चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही तीनों दरवाजा खोलती हैं तो मेघा तेज बुखार में तप रही होती है।
मेघा भाभी को तो तेज बुखार है, हमने गलत कर दिया, हमें उन्हें घर के अंदर ले आना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ इसे यहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये जिंदा रह गई तो भैया की पत्नी होने के नाते उनके बनाए घर की हकदार ये होगी और हमारे हाथ एक तेला भी नहीं आएगा। नहीं, हमें इन्हें अंदर ले जाना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी जान चली गई तो हम तीनों को सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसके बाद तीनों घमंडी नंद मेघा को घर के अंदर लाती हैं और डॉक्टर को बुलाती हैं। देखिए, आपकी भाभी को बहुत ज्यादा भीगने के कारण इनकी हालत खराब हो गई है और इनके बच्चे को भी निमोनिया है, इनका ख्याल रखिएगा। कुछ ही देर में मेघा को होश आता है। मेघा को लगता है कि उसकी तीनों नंद को उससे अपनापन है, इसलिए वो उसे अंदर लाई हैं। तभी काव्या मेघा को गुस्से में घूर घूर कर देख कर कहती है, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों तरस खाकर तुम्हें घर के अंदर ले आई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ जमी रहो, चलो निकलो। नहीं काव्या, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे तुम तीनों की नौकर बनकर रहना भी मंजूर है। इस तरह कामों से बचने के लिए मेघा की नंद उसे घर में रख लेती है। अब मेघा एक सुबह से उठकर रात ढलने तक अपनी तीनों घमंडी गुस्सैल नंद के इशारों पर भूखी प्यासी रहकर नाचती रहती है और वहीं अपनी भाभी को ऐसी हालत में देखकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। एक दिन मेघा के माता पिता उसके घर आते हैं। माँ, आप यहाँ? मेघा, मेरी बच्ची, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम तीनों ननद को शर्म नहीं आती? एक गर्भवती औरत से ऐसे काम करवाती हो? अरे तुम तीनों ननद के नाम पर धब्बा हो, मेरी बेटी की जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। मेघा, तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी तीनों ननद अब मेरी जिम्मेदारी है। राजीव का सपना था कि इनकी शादी अच्छे से अच्छे घर में हो। भले राजीव आज मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, इस घर में उनकी याद है। रही बात हम ननंद भाभी की, तो मेरी ननंद बहुत अच्छी है। मेघा की बातें सुनकर कौशल्या चली जाती है और अपनी भाभी के अंदर अपने लिए अनोखा प्यार देखकर मेघा की तीनों गुस्सैल गोरी घमंडी नंद की आंखों में पछतावे के आंसू भर आते हैं। भाभी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें तुम्हारे काले रंग के कारण ठुकरा दिया, कभी तुम्हें दिल से भाभी नहीं समझा, यहाँ तक कि मुन्ने को भी अपना नहीं माना। ना हम अच्छी नंद बन पाई और ना ही हम अच्छी बुआ, मगर अब हम अपनी गलती को ठीक करेंगे। मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम तीनों जरूर बदलोगी। इसके बाद मेघा की तीनों नंद उसके गले लग जाती हैं। थोड़े ही दिनों में मेघा अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उनका ख्याल रखती हैं और कुछ समय बाद मेघा अपनी तीनों नंद के लिए अच्छा घर देखकर उनकी शादी कर देती है, जिसके बाद वे अपने दोनों बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती हैं। कल्याणी के घर में आज बहुत समय के बाद खुशी का माहौल आया था, क्योंकि आज उसके दोनों बेटे रोहित और रमन की शादी हो गई थी। कल्याणी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बहुओं का इंतजार करती है कि तभी उसकी दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ गृह प्रवेश करती हैं। अरे आओ आओ बहू आओ, कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी, आप मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मुझे चेंज करना है। अब मुझसे इस गर्मी में इतने भारी लहंगे के साथ नहीं रहा जाएगा। हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी प्यारी बहू को गर्मी लगे। रोहित, जा बहू को उसके कमरे में ले जा। रोहित अपनी पत्नी मौनी को कमरे में ले जाता है। जहाँ जाते ही मौनी कपड़े चेंज करके एसी के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन, लगता है मौनी बहू अभी तक सो रही है, थोड़ी देर और सोने देती हूँ, बेचारी थक गई होगी। लेकिन ये रितु बहू कहाँ है? लगता है महारानी अभी तक सो रही हैं, अभी जाकर इसे उठाती हूँ। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो तेरे ही कमरे में आ रही थी तो उठ गई। जी माँ जी, मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने जल्दी उठकर पूजा करके सबके लिए नाश्ता बना दिया। हाँ हाँ, बस बस एक काम कर, जल्दी से 1 कप चाय बनाकर मौनी बहू के कमरे में ले जा। उसकी अभी तक थकान नहीं उतरी है, वो सो रही होगी, उसे जाकर उठा दे। रितु किचन में जाकर जल्दी से मोनी के लिए चाय बनाकर लाती है और मोनी के कमरे में ले जाती है। मोनी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। कौन है यार ये सुबह सुबह? मौनी इतना बोलकर उठती है कि अचानक उसका हाथ चाय के कप पर लग जाता है, जिससे गर्मा गर्म चाय रितु की साड़ी पर गिर जाती है। आह! क्या हुआ मौनी बहू, तू चिल्लाई क्यों? माँ जी, मैं नहीं चिल्लाई, रितु चिल्लाई। क्यों री रितु, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? सारे मोहल्ले वालों को उठाएगी क्या? माँ जी, वो मौनी का हाथ लगकर गर्म चाय मेरे ऊपर गिर गई,
इसलिए मैं चिल्लाई। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे इतने पास आकर खड़ी थी इसलिए मैंने देखा नहीं। तेरी खुद की गलती की वजह से ही तेरे ऊपर चाय गिरी है। और तुम्हें बोला किसने था कि मुझे चाय पसंद है? मुझे सिर्फ जूस पसंद है, इसलिए मेरे लिए जूस बना कर लाओ। माँ जी, लेकिन मेरा हाथ जल गया है। तो क्या हुआ, घर की बहू है तू, समझी? और घर की बहू का फर्ज होता है कि वो अपने ससुराल वालों की हर हालत में सेवा करे, समझी? जा जाकर मेरी मोनी बहू के लिए जूस बना कर ला। रितु की आंखों में आंसू भर कर किचन में जाती है और मोनी के लिए जूस बनाकर लाती है, जिसे पीकर बहुत टेस्टी है, अब से तुम ही मेरे लिए रोज जूस बना कर लाना। क्यों नहीं, जरूर लाएगी। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को इस गर्मी में किसी भी बात की कोई परेशानी हो। माँ जी, वो मैं दहेज में जो एसी लेकर आई थी, आज उसे अपने कमरे में लगवा लीजिएगा, गर्मी बहुत हो गई है ना, इसलिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अब हर कोई तेरी तरह थोड़ी ना होता है जो दहेज में इतना सब कुछ लेकर आए। रितु एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो मोनी की तरह दहेज नहीं ला पाई थी, जिसके चलते कल्याणी और मोनी हमेशा घर का सारा काम इतनी गर्मी में रितु से ही करवाया करती थी। गर्मी में काम करने की वजह से रितु की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ओ महारानी, क्या कर रही है? घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। अगर तू आराम करेगी तो इस घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आप आज घर का काम मोनी से करवा लीजिए, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है ना। तू क्या चाहती है, मैं अपनी इतनी अमीर बहू से घर के काम करवाऊं? चल अब जल्दी से उठ, मैंने छत पर कच्चे आम रखे हैं, जल्दी से उन कच्चे आमों का अचार बना दे, समझी? कल्याणी और मोनी आराम से एसी में बैठकर आराम कर रहे होते हैं, तभी बेचारी रितु चुभने वाली इस गर्मी में छत पर बैठकर अचार बना रही होती है। इतनी तेज धूप में काम करने की वजह से रितु की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। रितु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? ये बेहोश कैसे हो गई और क्यों हो गई? देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गया और ये नीचे गिर गई। लगता है इन्होंने धूप में बहुत ज्यादा काम किया है, इनकी बॉडी पर धूप की वजह से घमौरी भी हो गई है। आप इनसे कम से कम 1 हफ्ते कुछ भी काम मत करवाइएगा। डॉक्टर की बात सुनकर कल्याणी सोच में पड़ जाती है कि अब घर का काम कौन करेगा। हे राम, अब घर का काम कौन करेगा? माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको घर के काम की पड़ी है, आपको क्या मेरी पत्नी की हालत नहीं दिखाई दे रही? मोनी भाभी करेंगी घर के सारे काम, वो भी तो इस घर की बहू हैं। हर काम मेरी पत्नी ही करेगी क्या? जब तक मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी तब तक रितु एक माचिस की तिल्ली भी नहीं उठाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू गुस्सा मत कर, मोनी बहू घर के काम करेगी जब तक। क्या मैं और इस घर के काम करूंगी? आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, ना कि नौकरानी बनकर, समझी आप? अपनी बहू के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कल्याणी मजबूर होती है, इसलिए उसे ही अब घर का सारा काम करना पड़ता है। ज्यादा उम्र में घर का सारा काम करने की वजह से, वो भी इतनी गर्मी में, जिसकी वजह से कल्याणी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कल्याणी बिस्तर पर पड़ जाती है। मोनी बहू, 1 गिलास पानी तो पिला दे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझिए आप। मुझे मेरी किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है, आप अपना ये काम अपनी वो गरीब बहू से ही करवाइएगा। इतना कहकर मोनी अपनी पार्टी में चली जाती है। रितु को जब अपनी सास की तबीयत का पता चलता है तो वो अपनी हालत खराब होने पर भी अपनी सास की दिन रात सेवा करती है, जिससे कल्याणी अपनी दोनों बहुओं के बीच किए गए भेदभाव के लिए शर्मिंदा थी। रितु बहू, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरा हाथ जलने पर भी तेरे से घर का काम करवाया। तेरी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने तेरे से इतना काम करवाया, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी सेवा करनी बंद नहीं की। तेरी खुद की तबीयत खराब है, फिर भी तू मेरा ख्याल रख रही है। मुझसे गलती हो गई रितु बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप बड़ी हैं, मुझसे आपसे इस तरह माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा। रितु अपनी सास को माफ कर देती है और अब कल्याणी अपनी अमीर और गरीब बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से रितु को जब किसी भी बात की कोई परेशानी होती थी और वो अब खुशी से अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीती है।